नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश कुमार पाराशर और आज अपन वापस मिले हैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज दोस्तों अपना टॉपिक है उद्योग एवं औद्योगिक विकास। उद्योग एवं औद्योगिक विकास। ठीक है, तो उद्योग एवं औद्योगिक विकास में जब अपन बात करते हैं उद्योग एवं औद्योगिक विकास, ठीक है, उद्योग एवं औद्योगिक विकास की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत में औद्योगिक क्षेत्रों की, भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की। तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, तो भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको मुख्यतः तीन भागों में आपने बांटा है। ठीक है, मुख्यतः तीन भागों में बांटा है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा है निजी क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, मुख्य रूप से ये तीन होते हैं संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को अपन पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, निजी क्षेत्र को अपन प्राइवेट सेक्टर कहते हैं और संयुक्त क्षेत्र को अपन ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र है, इससे क्या मतलब है। तो अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर सरकार की भूमिका, सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है, या तो 51% है या 51% से ज्यादा है, तो वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। फिर दोस्तों बात आती है निजी क्षेत्र की। नाम से ही पता लग रहा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% नहीं होती, मतलब निजी क्षेत्र की, यहां पे मैं लिख देता हूं सरकार की हिस्सेदारी। ठीक है, सरकार की हिस्सेदारी, ठीक है, सरकार की हिस्सेदारी। और निजी क्षेत्र में क्या होता है? निजी क्षेत्र में जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स प्राइवेट हाथों में ज्यादा रहते हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की अपन बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एग्जांपल ले तो एसबीआई। एसबीआई क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। निजी क्षेत्र में जैसे अंबानी है, अंबानी की अपनी खुद की कंपनी है रिलायंस, ये निजी क्षेत्र में आती है। ऐसे ही अब अगर अपन बात करें किस चीज की, अब अपन किसकी बात करें, और दूसरे जैसे टाटा समूह की कंपनियां हैं, अडानी समूह की कंपनियां हैं, वो सब क्या है? निजी क्षेत्र में, उसमें गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब एक होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है? जॉइंट सेक्टर भी इसे कहा जाता है। तो जॉइंट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें क्या होता है? अपना सरकार की और निजी क्षेत्र की दोनों की हिस्सेदारी मतलब रहती है, किसी ना किसी अनुपात में रहती है। ठीक है, इसमें तो मतलब फिक्स है कि 51% से ज्यादा होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो ये इसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्षेत्र कहेंगे, ज्वाइंट सेक्टर, जिसमें स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण, स्वामित्व यानी आपका मालिकाना हक जिसको कहते हैं अपन स्वामित्व, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, और नियंत्रण और उस पर कंट्रोल। तो ये सारी चीजों पे सरकार की और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी अगर बराबर है तो वो संयुक्त क्षेत्र है। निजी क्षेत्र अगर पूरी तरीके से निजी हाथों में है तो वो निजी क्षेत्र है। और सार्वजनिक क्षेत्र जब कहलाएगा जब 51% से ज्यादा हिस्सेदारी उसमें सरकार की होगी। तो ये आप तीनों क्षेत्र समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है कि जब नई औद्योगिक नीति आई थी तो उसमें एक सहकारी क्षेत्र को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, ये मैं डॉट डॉट करके लिख देता हूं। ठीक है, सहकारी क्षेत्र, ठीक है, सहकारी क्षेत्र। अब मैंने इसको डॉट डॉट करके क्यों लिखा है? क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ है और एक ये नई अवधारणा है। सहकारी क्षेत्र क्या है?
लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक ग्रुप, सहकारी क्षेत्र को अपन कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के क्या करा, अपने इकोनॉमिक या फिर सोशल कोई भी इशू है, इकोनॉमिक कोई इशू है या फिर कल्चरल कोई इशू है, उससे रिलेटेड वो क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और कॉपरेशन करके, सहयोग करके एक सोसाइटी बना लेते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध उद्यमों द्वारा संचालित यह करता है और सामूहिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। इसमें आप क्या है, पर्टिकुलर किसी पर्सन की वो नहीं होते गोल्स कि भाई मेरे को ये गोल अचीव करना है, वो गोल अचीव करना है। इसमें एक पर्टिकुलर समुदाय का, कि भाई हमारे समुदाय का लक्ष्य है कि हम इस चीज को हासिल करेंगे। तो ये चीज क्या होती है, सहकारी क्षेत्र में आती है। तो इसको जब नई औद्योगिक नीति आई थी तो उसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसमें इसको जोड़ा गया था। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं कि कंपनी एक्ट क्या है। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अपन बात करते हैं कि ये कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। तो ये कंपनी क्या होती है और कंपनी किस एक्ट के तहत भारत में रजिस्टर्ड होती है, तो वो है कंपनी एक्ट। ठीक है, क्या है, कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट या कंपनी अधिनियम। ठीक है, वैसे ये सबसे पहले आया था कब, 1956 में। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कंपनी एक्ट 1956, लेकिन इसमें 2013 में संशोधन हो गया था, तो ये 2013 बोला गया। फिर अभी ये जो लेटेस्ट है वो है 2015। ठीक है, ये क्या है, संशोधन। तो वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं, वर्तमान में अपन कहते हैं कंपनी एक्ट संशोधन अधिनियम 2015, अपन इसको ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें तो ये 1956 में सबसे पहली बार लाया गया था। तो कंपनी अधिनियम की अपन बात करें तो कंपनी अधिनियम में क्या होता है, जब कोई कंपनी खुलती है तो उससे रिलेटेड कि उस कंपनी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उसको रिलेटेड जो कंपनी एक्ट है वो बात करता है। तो अपन यहां पे अब बात करते हैं जो कंपनी एक्ट है, जो कंपनी एक्ट है, मैंने आपको बताया बेसिक तो ये 1956 में ही आ गया था, लेकिन 2013 और 2015 में इसका संशोधन हो गया था। तो अपन अभी इसको क्या बोलते हैं, कंपनी एक्ट संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, लेकिन अब अपन इसमें बात करने वाले हैं कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स कंपनी के प्रमुख प्रावधान क्या है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या पॉइंट्स हैं कि कंपनी के निदेशक बोर्डों में 1/3 स्वतंत्र निदेशकों को रखा जाए। कंपनी बोर्ड में 1/3 स्वतंत्र निदेशक होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, स्वतंत्र निदेशकों को रखा जाए। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी होगी तो उसमें 1/3 स्वतंत्र निदेशक होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, जो कि कंपनी से जुड़े हुए नहीं होंगे, उसमें कंपनी की हिस्सेदारी नहीं होगी। दूसरी, कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है। कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति क्या है, अनिवार्य है। नियुक्ति अनिवार्य है। ठीक है, मतलब आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कम से कम एक महिला क्या होनी चाहिए, एक महिला नियुक्त होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक महिला क्या होनी चाहिए, आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रत्येक 5 वर्ष में लेखा परीक्षक को, लेखा परीक्षक क्या होता है, सीए, आपका चार्टेड अकाउंटेंट, प्रत्येक 5 वर्ष में
लेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे अपन चार्टेड अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, सीए बदलना होगा, ठीक है। तो ये आपके कंपनी एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। अब क्या होता है, कंपनी में अलग अलग परिभाषाएं होती है। एक क्या होती है, एक तो कंपनी होती है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी, तो यह कंपनी व्यवसायियों को एक व्यवस्थित व्यवसाय शुरू करने का मौका देती है। जैसे पर्टिकुलर मैं कोई कंपनी खोलता हूं तो वो क्या होगी, एक व्यक्ति की कंपनी होगी। दूसरी होती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड क्या कंपनी होती है, उसमें एक से ज्यादा लोगों का क्या होता है, एक या एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है, एक या एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है, उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। लेकिन वो निजी क्षेत्र में ही रहती है, उसमें फिक्स होता है कि हम 10 जनों में इसके शेयर डिवाइडेड है। और एक होती है दोस्तों पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, ठीक है। मतलब उसके शेयर कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, अपन ने पिछली क्लास में समझ लिया था पूरा शेयर बाजार का स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। तो शेयर बाजार में जो लिस्टेड है वो तो क्या हुई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है वो क्या हुई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अब बात करते हैं कि कंपनी संशोधन विधेयक, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो आया था, अब उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। तो उसमें उसके प्रावधान क्या क्या हैं कि जो न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी की अनिवार्यता उसमें खत्म कर दी गई थी। जो पेड अप कैपिटल थी उसकी मतलब पूरी जो नीड थी, पूरी जो एसेंशियलिटी थी कि आपको ये तो मतलब होनी ही चाहिए इतनी, उसको खत्म कर दी गई पेड अप कैपिटल, ठीक है। और दूसरी चीज, उधार शक्ति तथा व्यापार के प्रारंभ होने से पहले कंपनी द्वारा एक घोषणा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता को दूर करना। तो मतलब 2015 का जो संशोधन अधिनियम है वो क्यों आया था, 2015 का संशोधन अधिनियम इसलिए आया था ताकि जो कंपनियां हैं वो आसानी से क्या कर सके, अपना व्यापार प्रारंभ कर सके, कंपनियों को अपना व्यापार प्रारंभ करने में ज्यादा समस्याएं नहीं आए, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड बैंक होते हैं और कई जो प्रमुख संस्थाएं होती हैं वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी करता है। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें बताया जाता है कि इस देश में कोई भी अगर बिजनेस अगर स्टार्ट किया जाए तो वो कितना आसानी से शुरू हो सकता है। तो उसको आसान बनाने के लिए 2015 में क्या किया गया था, कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये तो बात थी आपके कंपनी एक्ट की। अब अपन एक बात करते हैं CSR, जिसे अपन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व भी इसको बोल सकते हैं अपन, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखो कॉर्पोरेट क्या होता है, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं उन्हें कॉर्पोरेट्स कहते हैं। सोशल सामाजिक, रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व, ठीक है, मतलब इन कॉर्पोरेट्स का समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है। तो दोस्तों भारत में स्थित कंपनियों को अपने लगातार 3 वर्षों के औसत लाभ का, कंपनियों को अपने लगातार 3 वर्षों के, कितने, 3 वर्षों के औसत लाभ का, मतलब उनको जितना प्रॉफिट होता है औसत लाभ का कितना परसेंट, 2%, औसत
लाभ का 2% किस क्षेत्र में? सामाजिक भलाई के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय करना होता है। 2% सामाजिक क्षेत्र पर व्यय करना होता है। और जो ये व्यय होता है इससे ही आप क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब सीएसआर के नियम ऐसी सभी कंपनियों पर लागू होंगे जो 5 करोड़ वार्षिक लाभ कमाती है, ठीक है, या फिर 1000 करोड़ वार्षिक टर्नओवर हो, या फिर वे कंपनियां जिनकी नेटवर्थ न्यूनतम 500 करोड़ हो। तो इनमें से कोई सी भी अगर कंडीशन उस पर लागू होती है, वापस सुन लीजिए, या तो उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा का हो, या फिर उसका वार्षिक टर्नओवर, ईयरली जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज्यादा को हो, या फिर न्यूनतम नेटवर्थ, मिनिमम उसकी नेटवर्थ कितनी हो? 500 करोड़ हो। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन, ठीक है, इन तीनों में से, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई, आपने नोट कर ली होंगी, इन तीनों कंडीशंस में से किसी भी कंडीशंस को अगर ये फुलफिल करते हैं तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी? अपनी पूरी करनी पड़ेगी। तो ये तो क्या था दोस्तों? आपका सीएसआर था। अब अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं एमएसएमई की। अब अपन बात करते हैं एमएसएमई। क्या है एमएसएमई? आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। एमएसएमई क्या है? तो एमएसएमई है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो सूक्ष्म, लघु, माइक्रो, स्मॉल, सूक्ष्म, लघु एंड एवं मंझोले उद्योग, एवं मंझोले मीडियम उद्योग। ठीक है। तो ये क्या चीज है? एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो जब किसी औद्योगिक इकाई में केवल परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं तो वो क्या होती है? उसे अपन कुटीर उद्योग कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा होगा। जब मजदूरी के बदले काम करने वाले 10 से 50 तक श्रमिक की सेवाएं प्राप्त हो तो वह लघु उद्योग होता है। ठीक है। लघु उद्योग क्या होता है? लघु उद्योग क्या है? यदि 10 से 50 मजदूर हैं, ठीक है, 10 से 50 मजदूर अगर है तो वो क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्री। तो उसे अपन क्या कहते हैं? मजदूर हैं तो मजदूर होते हैं। ठीक है, मजदूर होते हैं। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? लघु उद्योग। सूक्ष्म, सूक्ष्म में क्या हो गया? सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योग में परिवार के सदस्य मिलकर, परिवार के सदस्य मिलकर उद्योग प्रारंभ करते हैं। तो वो क्या हो गया आपका? सूक्ष्म उद्योग। उद्योग प्रारंभ करते हैं तो वो क्या हो गया? सूक्ष्म उद्योग। अब बात करते हैं कि अगर 50 मजदूर से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? मीडियम, मंझोले उद्योग। मंझोले उद्योग में कौन आएगा? 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा मजदूरों वाला उद्योग इस श्रेणी में, इस श्रेणी मजदूरों वाले उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वाले उद्योग इस श्रेणी में
आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों के बारे में। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योगों का क्या होता है, जो वर्तमान निवेश सीमा है, मतलब अभी तो मतलब चेंज होते रहते हैं इनमें, गवर्नमेंट हर महीने चेंज कर सकती है, 6 साल में या फिर 1 महीने में या फिर 1 साल में, 6 महीने में, कभी भी गवर्नमेंट अपनी रणनीति बदलने के लिए चेंज कर सकती है। लेकिन जो इसके पुराने आंकड़े हैं उस अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनमें आप 25 लाख रुपए तक, लघु उद्योगों में 25 से 50 लाख तक, ठीक है, 25 लाख से 500 लाख यानी 5 करोड़ रुपए लघु उद्योगों में, यहां लिख देता हूं मैं 25 लाख, सूक्ष्म उद्योगों में 25 लाख से 5 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़ तक, और 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा, 25 लाख तक। ठीक है, अगर निवेश करें, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, तो अब 5 करोड़ से ज्यादा भी कहां तक, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ से ज्यादा, फिर वो मझोला नहीं रहेगा, फिर वो बड़े उद्योगों में आ जाएगा। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री जिन्हें अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मझोले उद्योग की। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, एक परियोजना थी मेक इन इंडिया परियोजना। ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, क्या है, मेक इन इंडिया योजना, मेक इन इंडिया स्कीम। ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम क्या है भाई, इसमें क्या है, एक विजन रखा गया। इसमें क्या विजन रखा गया कि जितना भी मतलब अपन कोशिश कर सके कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है उनको भारत में क्या करें, स्थापित किया जाए। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री स्थापित होगी तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर रोजगार मिलेगा लोगों को तो उससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी और देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, देश में गरीबी दूर होगी। तो इन सभी चीजों का दूरगामी परिणामों को सोचते हुए मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, शुरुआत हुई थी इसकी 2014 में, 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई। अब आपको मैंने इसका मोटिव तो बता ही दिया भाई, मेक इन इंडिया मतलब आप इंडिया में आओ और इंडिया में क्या करो, बनाओ, मतलब मैन्युफैक्चर इन इंडिया, कोई भी चीज है उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। ठीक है, तो मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने की नीति को स्वीकृति प्रदान की गई कब, 24 मई 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये क्या की गई, आपके मेक इन इंडिया नीति स्टार्ट की गई। इसको आप डेट याद रखें, 25 सितंबर 2014। बस इसमें मोस्टली आपकी यही क्वेश्चन बनता है और ज्यादा डीप में इसमें पूछते नहीं है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि मेक इन इंडिया क्या है, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इंडिया में आके बनाना है, क्यों बनाना है, इसका दूरगामी उद्देश्य है, इंडस्ट्रीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सभी को, एम्प्लॉयमेंट सभी को मिलेगा तो क्या होगा, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो देश की जीडीपी अच्छी होगी। ठीक है, और इसकी डेट क्या थी, 25 सितंबर 2014। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसी में ही आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ ऐसे बैंक जो कि किसको सपोर्ट करते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं इन उद्योगों को। उनमें एक है सिडबी, स्मॉल, क्या है इसकी फुल फॉर्म, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय लघु
उद्योग बैंक, भारतीय लघु उद्योग बैंक। ठीक है, तो भारतीय लघु उद्योग बैंक क्या है? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक 2 अप्रैल 1990 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ये अब इसका मोटिव क्या है? जो लघु उद्योग, मैंने अभी जस्ट पिछला आपको बताया कि भाई लघु उद्योग क्या होते हैं, तो उनको क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, दूसरी चीज कि ये राज्य वित्तीय निगम, ठीक है, जो आपके स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होते हैं, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध ये करवाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, ये इसका प्रमुख कार्य है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात की जाती है कि वार्षिक लक्ष्य की कुल खरीद का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी के उद्यमी को कम से कम 4% खरीद करना अनिवार्य है, जो एमएसएमई की जो सार्वजनिक क्रय नीति है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी अभी सिडबी की। ठीक है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। काट देना इसको, है ना, एडिट करते टाइम। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। ठीक है, आईडीबीआई बैंक तो दोस्तों जैसे अपन ने बात करी थी सिडबी बैंक की, ऐसे ही है आईडीबीआई बैंक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब नाम से ही पता लग रहा है सिडबी था वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए खुला था, लेकिन जो आईडीबीआई बैंक है इसकी स्थापना जितनी भी क्या है इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए की गई। इसकी स्थापना अब कब की गई? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना 20 मार्च 20 मार्च 1985 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। दूसरा, वर्ष 1997 में कंपनी एक्ट 1956, जो कि मैंने आपको पढ़ाई दिया, जिसमें संशोधन कब कब हो रखे हैं? 2013 में और 2015 में। ठीक है, जो अभी तो लेकिन अपन क्या बोलते हैं उसको, कंपनी संशोधन अधिनियम 2015, लेकिन मूलतः कब का था? वो 1956 का, के अंतर्गत पंजीकृत करके इसे क्या है? एक कंपनी का रूप दे दिया गया। इससे क्या दे दिया गया? एक बैंक की जगह एक कंपनी का रूप दे दिया गया। कब? वर्ष 1997 में। तो ये पॉइंट भी आ सकता है। तो 1997 में इसे कंपनी एक्ट के अंतर्गत लाया गया। कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाया गया,
स्थापना कब हो गई थी इसकी? 1985 में। इसका मूल उद्देश्य क्या है? भारत के जो औद्योगिक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है उसका क्या करना, डेवलपमेंट करना। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने आपको क्या समझाया? आज की क्लास में अपन ने औद्योगिक क्षेत्र को समझा। सबसे पहले अपन ने समझे कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है। फिर अपन ने पढ़ा था कि एक नया सेक्टर और ऐड किया गया था जिसे अपन कोऑपरेटिव सेक्टर भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन ने डीप स्टडी करी। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा कंपनी एक्ट क्या है। कंपनी एक्ट के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? कंपनी एक्ट के बाद अपन ने पढ़ा था मेक इन इंडिया स्कीम क्या है, और उसके बाद क्या पढ़ा था? सिडबी बैंक पढ़ा था, आईडीबीआई बैंक पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने आज स्टडी करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।